नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ होगी या फिर हमारे रडार पे होगी एनआईटी टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अरविंद ठाकुर होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे भारतीय बाजारों में आज का ट्रेड डायरेक्शनलेस और वोलेटाइल कहना चाहिए। हालांकि इस टाइम पे एकदम सपाट ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले 30-40 मिनट में हमने कुछ अपमूव जरूर आते हुए देखे दिन के निचले स्तरों से। दरअसल आज जो ग्लोबल क्यूज थे वो भी नेगेटिव थे। अमेरिका के फिर से फेड के जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको लेकर कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं और इसलिए ग्लोबल पिक्चर आज बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही थी। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम सपाट, इनफैक्ट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी अमूमन यही रुझान आपको देखने को मिलेगा, एकदम सपाट ट्रेड्स। और इनफैक्ट यूरोप जो अब से कुछ ही देर पहले मार्केट्स खुले हैं वहां पे भी हमने देखा है दबाव के साथ ही कारोबार की एक बार फिर से शुरुआत हुई है। आधे % के आसपास तक की वहां पे कमजोरी, और यही कारण है कि भारतीय बाजार फिर से ऊपरी स्तरों से हल्के से फिसलते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट क्योंकि सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप में एकदम सपाट या एकदम फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी एकदम सपाट है इस टाइम पे। ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड है एडवांसेस और डिक्लाइंस की नंबर्स, यानी कि हर एक बढ़ने वाले स्टॉक के सामने इस टाइम पे एक गिरने वाला स्टॉक बाजार में है। खास तौर पे जो पॉकेट्स है जहां पे कुछ अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं, बाजार को कुछ हद तक सहारा देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सरप्राइजिंग, क्योंकि कल यहां पे रेगुलेटर को सरकार ने मंजूरी दे दी कि इस स्पेस में एक रेगुलेटर आएगा। मान के चल रहे थे लोग कि इन कंपनीज के कैश फ्लोज में दबाव देखने को मिल सकता है, कुछ ओवरहैंग आ सकता है, लेकिन यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीएलएफ जैसा काउंटर आज निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर है, करीब 0.25% के आसपास के अपमूव्स। ऑयल एंड गैस स्पेस, और इसमें खास तौर पर लीड कर रहा है गेल और रिलायंस जैसे काउंटर्स। ऑयल एंड गैस को आज खासा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस स्पेस में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और कैपिटल गुड्स भी आज अच्छी खासी खरीदारी दिखा रहा है। तो एलएनटी जैसे काउंटर्स, भेल जैसे काउंटर्स में हल्की खरीद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड एफएमसीजी जो कि डिफेंसिव माना जाता है और ऑब्वियसली कैसे कमजोर बाजार में वहां पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुनाफा वसूली का दबाव यहां पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो एफएमसीजी पैक कमजोर है, एचयूएल जैसे काउंटर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं और आईटी एक बार फिर से कमजोर हो चला है, तो आईटी में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जैसे कि हमने मेंशन करा, डीएलएफ, गेल, यहां पे हमने देखा अच्छे अपमूव्स, लेकिन सन फार्मा, रिलायंस, हिंडाल्को, एनजीसी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हमने देखा है खरीदारी आती हुई आपको नजर आएगी। दबाव में है पूरा का पूरा सीमेंट पैक, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स में 1 से 2.5% के आसपास की कमजोरी है। अच्छे मॉनसून आने से लग रहा है कि इन कंपनीज की डिमांड खराब होती हुई नजर आएगी। स्टॉक्स आज खासी पिटाई झेलते हुए। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में भी दबाव है, इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हमने देखा है कमजोरी देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस जैसे दिग्गज में आज फिर से 1% के आसपास की मुनाफा वसूली, क्योंकि आपको याद होगा सोमवार को एक स्मार्ट अप मूव देखने को मिला था, उसके बाद मंगलवार और आज का ट्रेडिंग सेशन दोनों ही इस काउंटर के लिए खराब रहे। लेकिन आज हमारे रडार पे एनआईटी टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अरविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, हम जानते हैं एक लीडिंग आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ये कंपनी, लेकिन आपसे आप जानना चाहूंगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि ये स्पेस क्लटर्ड है, काफी सारी दिग्गज छोटी बड़ी कंपनीज इस स्पेस में ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं। एनआईटी टेक्नोलॉजीज फिर कैसे स्टैंड आउट होती है? हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, $100 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू आ रही हैं, तो काफ़ी इसमें कंपनीज हैं। और जो हमने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है वो काफ़ी यूनिक है इन द सेंस कि हमने फ्यू एरियाज़ को सिलेक्ट करके शार्प स्पेशलाइजेशन करी है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अब काफ़ी चेंज हो गई हैं। जिस वजह से ये इंडस्ट्री $100 बिलियन बनी थी और जो वैल्यू प्रोपोजिशन पहले होता था वो होता था अराउंड कॉस्ट आर्बिट्राज, पर अब हमारे कस्टमर्स कह रहे हैं कि कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है पर हमें अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ बिजनेस वैल्यू चाहिए। तो हमारी जो कंपनी है फ्यू एरियाज़ को सिलेक्ट करके उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है सो दैट हम अपने कस्टमर्स को बिजनेस वैल्यू दे सकें। उससे हमें नॉट ओनली रिसोर्सिंग करनी पड़ती है बट हमें स्ट्रॉन्ग डोमेन कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उस वजह से जो हमारे सर्विस लाइंस हैं वो भी काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। जो पहले जो मॉडल होता था वो था कि आप मैन पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें
और अपने कस्टमर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। Yes. अब जो मॉडल है वो कॉस्ट के बजाय रेवेन्यू जनरेशन और बिजनेस वैल्यू में ज़्यादा फोकस कर रहा है, और वो हम कर रहे हैं अपनी कंपनी में। इसका मतलब आप नॉन लीनियर इनिशिएटिव्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। फिर आप, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका फोकस नॉन लीनियर साइड में है, एट प्रेजेंट आपके कुल रेवेन्यूज का नॉन लीनियर कारोबार से कितना रेवेन्यू आता है, कितना ट्रैक्शन आता है, क्या परसेंटेज है? हमने जो अपना जो प्लान बनाया है ऑफरिंग्स का, वो 3 होराइजन्स में बनाया है। होराइजन 1 जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बीपीओ वगैरह। होराइजन 2 और होराइजन 3 जो हैं वो नॉन लीनियर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं जैसे मैनेज सर्विसेज है, जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे आईपी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। और जो होराइजन 3 हैं वो है जो अभी हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जैसे मोबाइल है, एनालिटिक्स है, क्लाउड है, ये कम्प्लीटली नॉन लीनियर है। ओके। तो ये जो होराइजन 2 और होराइजन 3 जो हमारी बिजनेस है, इसमें अभी मोर देन 20% ऑफ आवर रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज नाउ। इससे पहले कि मैं आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करूं, क्वार्टरली नंबर्स पे बात करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं डिमांड एनवायरनमेंट इस टाइम पे किस तरह से पैन आउट हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यूएस इक्विटी मार्केट्स में तो एक स्मार्ट रिबाउंड देखने को मिल रहा है, अपने लाइफ हाईज के आसपास अब वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पे जो कंपनीज हैं उनका कारोबार भी बेहतर देखने को मिल रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? और साथ साथ यूरोप को लेकर अभी भी चिंताएं इमिनेट हो रही हैं, तो इन दोनों ज्योग्राफी जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे किस तरह से डिमांड एनवायरनमेंट पैन आउट हो रहा है? आपने सही कहा। इनफैक्ट अगर आप हमारी रेवेन्यूज देखें वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं। यूएस से अबाउट 36-37% रेवेन्यूज आते हैं, यूरोप से भी उतना ही 38-39%, और बाकी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। तो हमने देखा है कि अगर एक ज्योग्राफी में थोड़ा प्रेशर आए तो दूसरा ज्योग्राफी उसको सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जो हमने बैलेंस रेवेन्यू मिक्स किया है अपने कंपनी में, वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यूएस में जैसे आपने कहा, वी आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक नंबर्स भी देखें, वेदर इट इज़ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड सो ऑन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिडक्शन, और डॉलर भी स्ट्रेंथन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, तो यूएस में हमें उम्मीद है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी। यूरोप, आपने सही कहा, अभी भी थोड़ा प्रेशर है। इनफैक्ट अगर आप प्रोजेक्शंस देखें तो लगता है कि 2013 कैलेंडर ईयर में थोड़ा डिप्रेशन होगा, थोड़ी रिडक्शन होगी जीडीपी ग्रोथ में, 0.3% लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। यूके मतलब ट्रिपल डिप से अभी बचे हैं, बाल बचे हैं। Q1 में थोड़ा सा उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है जीडीपी में। तो यूरोप में थोड़ा प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो इकोनॉमीज़ हैं ये तो खैर ग्रो कर ही रहे हैं। तो इस अगर आप देखें ओवरऑल ग्लोबली, यूएस इज स्ट्रॉन्ग, यूरोप इज अंडर प्रेशर, एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। सर, आपने जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं उसमें हमने देखा एक स्मार्ट ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है सीक्वेंशली। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ फिर Q4 में इस कंपनी ने देखी, और खास तौर पे जो मार्जिन में एक्सपेंशन आया है मेरे ख्याल से 66 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का, ये कहां से मदद आई है मार्जिन में एक्सपेंशन को? तो अगर आपने हमारे रिजल्ट्स देखे होंगे पिछले 8-9 क्वार्टर से, आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंटली सीक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेवेन्यूज में आ रही है। और इंडस्ट्री में काफ़ी कंपनी ने काफ़ी दिक्कत एक्सपीरियंस किया है। द रीज़न फॉर दिस इज़ कि हमने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेडिशनल मॉडल से वी आर मूविंग अवे टू अ वैल्यू एडेड मॉडल, विच इज़ व्हाट द कस्टमर्स एक्सपेक्ट। तो उस वजह से यू आर सीइंग कंटिन्यूस ग्रोथ इन रेवेन्यूज। इस क्वार्टर हमारी सीक्वेंशियल ग्रोथ थी 4.4%। आपने पूछा वॉल्यूम ग्रोथ, दैट इज अबाउट 3.3%. Okay. So sequentially volume also has grown 3.3%. Margin improvement of course is a result of better execution. एक जो हमने चीज़ करी थी पिछले साल जिसकी वजह से हमारा मॉडल चेंज हुआ था, वो हमने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स करी थी। और ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स में क्या होता है कि अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम कस्टमर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर के लोग अब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑन साइट रेवेन्यूज़ और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑफशोर जब हम करते हैं तो मार्जिन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसका आप इफेक्ट
अब आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में। ओके, चलिए ठाकुर साहब हमारे साथ बने रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, ये कंपनी जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, NIT टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1575 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में करीब 31% के आसपास का हिस्सा है और पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न्स देखना चाहें इस काउंटर के, तो मेरे ख्याल से स्टॉक करीब 8% के आसपास कमजोर हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे NIT टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के CEO मिस्टर अरविंद ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, ब्रेक पे जाने से पहले स्पेसिफिकली हाईलाइट करता कि प्रोमोटर्स का इस कंपनी में करीब 31% के आसपास का हिस्सा है, लेकिन जब मैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो पिछले एक साल में प्रोमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। मेरे ख्याल से मार्च 2012 में 39% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो अब गिरकर 31% के आसपास आ गई है। 700 से 800 बेसिस पॉइंट कम हुई है। कोई स्पेसिफिक रीजन है प्रोमोटर की हिस्सेदारी कम होने का? हाँ, कुछ क्वार्टर्स पहले जो हमारे की प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना कुछ स्टॉक ऑफलोड किया था, क्योंकि उन्हें फंड्स रेज करने थे। एक और प्रोजेक्ट जो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर पवार, वो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, NIT यूनिवर्सिटी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एनकैश किया था। तो वो कुछ क्वार्टर्स पहले की बात है। पर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी इंक्रीज हुई है और कंपनी की जैसी ग्रोथ हो रही है वैसे हम देखते जा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी बढ़ती जा रही है। जी, लेकिन क्या श्योरिटी के इन लेवल्स के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग अब स्टेबलाइज करेगी, या फिर यहाँ पे अभी भी डर है कि और अग्रेसिव कैपिक्स के लिए कंपनी के प्रोमोटर शायद हिस्सेदारी बेचें? नहीं, कंपनी में जो NIT टेक्नोलॉजीज की अगर आप बात करें तो मतलब कैश रिच कंपनी, 330 करोड़ है हमारी कैश और बैंक बैलेंस, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कंपनी में कैश करने के लिए। वो एक अलग प्रोजेक्ट था जो प्रोमोटर्स का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऑफलोड। चलिए, मिस्टर ठाकुर जो बता रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की तगड़ी होल्डिंग, एक्चुअली इस कंपनी FIs का करीब 27 से 28% और DIIs का करीब 19% के आसपास का एक अच्छा खासा हिस्सेदारी है। लेकिन सर, आपसे जानना चाहूंगा, पिछले क्वार्टर में आपने मेंशन करा था Q4 में कि $110 मिलियन के आसपास के आपको फ्रेश ऑर्डर्स मिले थे। उसके बाद खबरें आई थी कि इस वित्त वर्ष FY14 के Q1 में भी आपको एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करीब 344 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्रेश ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, कितने ऑर्डर्स पे आप इस टाइम पे बैठे हुए हैं और कब तक ये पूरी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना है? हाँ, आपने सही कहा। $110 मिलियन का हमारा इंटेक रहा था पिछले क्वार्टर, और अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट अगर आप हमारे क्वार्टर 4 के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर या बिजनेस पैरामीटर्स देखें, वेदर इट इज़ रेवेन्यूज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स और ऑर्डर इंटेक, इट्स बीन वेरी सिग्निफिकेंटली इट हैज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि हम एक मोमेंटम में चल रहे हैं। और बिगनिंग ऑफ क्वार्टर 1 में भी अर्ली एक हमने बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। सो उस वजह से द ईयर इज स्टार्टिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर इनटेक। तो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जो हमारी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिबल ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स थी, दैट वाज $252 मिलियन US। सो टोटल ऑर्डर बुक से जो हम जो डिस्क्लोज करते हैं वो है कि इस ऑर्डर बुक में से अगले साल हमारे फर्म ऑर्डर्स कितने एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज $252 मिलियन। चलिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक देखा हमने फोर्थ क्वार्टर में, एक अच्छी बड़ी डील विन भी करी आपने Q1 में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है फिर क्या करंट ईयर में जो ग्रोथ मोमेंट है वो सस्टेन होता हुआ नजर आएगा गिवन दी ऑर्डर बुक? और साथ साथ क्योंकि आपने 5 नए ग्राहक जोड़े, तगड़े ऑर्डर्स आप कंपनी के बेड़े में आते हुए नजर आ रहे हैं, कि एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि यहाँ से एक्सपेंशन और देखने को मिल सकता है मार्जिन में FY14 में स्पेसिफिकली? हाँ जी, मोमेंटम तो मैंने आपको समझा ही दिया था, और एनवायरनमेंट भी मतलब थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप देखें इंटरनेशनल जो रिसर्च ग्रुप्स हैं जैसे गार्टनर हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि IT स्पेंडिंग विल इंक्रीज बाय 4% दिस ईयर। इनफैक्ट IT सर्विसेज 4.6%। हमारी जो इंडस्ट्री बॉडी है NASSCOM, उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया है 12 to 14% इंडस्ट्री ग्रोथ, जो 10% थी लास्ट ईयर। सो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो बेटर, और हमारी उम्मीद है कि वी विल बीट दीज एस्टिमेट्स इन दिस करंट ईयर एज वेल।
सर इंटरेस्टिंगली इस ऑर्डर बुक में हाल में खबरें आई थी कि आंध्र प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको एक ऑर्डर मिला। इनफैक्ट इंडियन टोबैको बोर्ड ने भी आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ ऑक्शन सिस्टम सेटअप करने के लिए आपको ऑर्डर्स दिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी वाई कर रही है सिमिलर प्रोजेक्ट्स अन स्टेट्स में भी, और फिर बाजार थोड़ा सा नर्वस होता है जब सरकार का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। कोई आपने टारगेट लेके चल रहे हैं इस टाइम पे सरकार के वर्टिकल से कितना कंट्रीब्यूशन आता है और आगे किस तरह से पैन आउट होता हुआ नजर आएगा? इसमें कोई नर्वस होने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। हाँ। और हर जोग्राफी में से हम इक्वल शेयर चाहते हैं रेवेन्यू का, ताकि अगर किसी जोग्राफी में एक्सटर्नल प्रेशर आए तो वो दूसरा जोग्राफी रिस्क मिटिगेट करके आप एक स्टेबल ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ज़्यादातर नर्वसनेस आती है on profits and margins in domestic contracts, पर जो हम नए contracts ले रहे हैं they will be at better margins than the earlier contracts. तो अगर आप देखें तो if you are getting contracts at better margin than earlier contracts, तो उससे margins improvement ही होंगी आगे जाते हुए। अब जैसे टोबैको बोर्ड है फॉर एग्जांपल, ये जो आपने जिक्र किया है प्रोजेक्ट का, ये बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि आईटी में आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो या तो आप एस्टिमेट करके बोलते हैं इस प्रोजेक्ट की इतनी वैल्यू होगी। बिल्कुल। ये जो हमने टोबैको बोर्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये कम्प्लीटली नॉन लीनियर है, क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टोबैको बोर्ड के साथ है वो है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करिए और हमें एक परसेंटेज ऑफ ऑक्शन जो आप करते हैं वो हमें दीजिए एज रेवेन्यूज। ओके सर, क्योंकि समय की कमी है ठाकुर साहब, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस टाइम पे इस कंपनी की बैलेंस शीट का क्या हाल है? कैश कितना है इस कंपनी की बुक्स में, और पिछले क्वार्टर में क्या आपने कुछ डेट भी पाइल अप कर लिया है? कैश जैसे मैंने आपको बताया 330 करोड़ के हिसाब से है, और हमारी जो डेट है ऑपरेशनली इनफैक्ट द कंपनी इज डेट फ्री। तो क्योंकि आपने हाल फिलहाल में एक्विजिशन पे फोकस करा था, अभी भी क्या कंपनी का फोकस इनऑर्गेनिकली ग्रो करने का ही है? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ फाउंडेशन है हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी का। आप देखते होंगे कि रेगुलरली हम कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स करते रहते हैं, क्योंकि हमें कैपेबिलिटी एक्वायर करनी होती है रैपिडली टू ऐड वैल्यू टू आवर कस्टमर्स। तो ये होता रहेगा, और जैसे आपने देखा है कि हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो अच्छी वॉर चेस्ट है टू एग्रेसिवली गो टू द मार्केट प्लेस एंड डू एक्विजिशंस। क्योंकि आपके डिविडेंड पे आउट्स भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। FY08 में 65% के आसपास थे और FY13 के एंड में आपने 85% के आसपास के डिविडेंड पे आउट करे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कोई क्लियर कट डिविडेंड को लेकर कोई मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी? आपने देखा होगा कि हमारी जो डिविडेंड पे आउट है बड़ी कंसिस्टेंट है। वेदर टाइम्स आर गुड और बैड, आवर डिविडेंड हैज ऑलवेज बीन बेटर देन व्हाट हैज बीन इन द प्रीवियस ईयर। सो ऑफ कोर्स बोर्ड डिसाइड करती है डिविडेंड पॉलिसी, बट अगर आप प्रोजेक्ट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट है, एंड आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट यील्ड्स इन द इंडस्ट्री। ठाकुर साहब, आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, पिछले 4 सालों में ग्रोथ रेट देख रहा था इस कंपनी की, सेल्स 20% के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी 17 to 18% के आसपास ग्रो करती हुई नजर आई। कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर जानना चाहेगा यहां से अगले 3 से 5 सालों में किस तरह का ग्रोथ आउटलुक आप देख रहे हैं? क्या आप पुराने ग्रोथ रेट्स को आप बेटर कर पाएंगे? हाँ, आपने सही कहा। इनफैक्ट अगर आप हमारी पिछले 3 साल की CAGR देखें तो ऑलमोस्ट 30% रही है। लास्ट ईयर वी ग्रू 28%, ईयर बिफोर दैट 28%। सो हमारी ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट रही है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर थोड़ा हमें बेनिफिट मिला है ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन। तो हम जो ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वी डेफिनेटली वुड लाइक टू बी अहेड ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री इज। चलिए ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे NIT टेक्नोलॉजीज के CEO जो कंपनी के कारोबार, कंपनी की योजनाओं, चौथी तिमाही के रिजल्ट्स और आउटलुक पे हमसे खास तौर पे बातचीत कर रहे थे।